लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इसको किस तरह से मेज़र किया जाता है। तो इसके लिए कुछ मेजरिंग डिवाइसेस मैंने आपको बताया था, जो है एमीटर और वोल्ट मीटर। तो एमीटर जो डिवाइस होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में जब करंट नापना होता है, और ये सीरीज़ में कनेक्ट होगा तभी वर्क भी करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटे से सर्किट से आपको बता देता हूँ। जैसे एमीटर है, तो एमीटर को कुछ इस तरीके से शो किया जाता है, ए से, और प्लस माइनस इस तरीके से होता है। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग वी से शो करते हैं। तो जब एमीटर को कनेक्ट किया जाता है, तो सपोज करो ये कोई डिवाइस है, ये बैटरी है, इसे स्विच बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ ही कनेक्ट किया जाएगा प्लस, इसको प्लस टर्मिनल और इसको माइनस टर्मिनल कहा जाता है। करंट मैंने आपको बताया कि इस तरह से फ्लो करता है, आई से आई का मतलब होता है करंट। तो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव वाले से कनेक्ट रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम इस सर्किट को बनाते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, क्लोज्ड पाथ। अगर वोल्टमीटर की बात की जाए तो वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है जिस डिवाइस का आपको वोल्टेज नापना है। तो मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर इसके पैरेलल लगा दे, इस डिवाइस के पैरेलल। जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मेज़र करना, मतलब वोल्टेज मेज़र करना वहाँ पर, तो आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। बार बार सर्किट का जिक्र मैंने किया, तो इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट की ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आया इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिस्कस यहाँ पर और डिटेल में हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एन इलेक्ट्रिक करंट is defined as the amount of charge flowing through any cross section of a कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, यानी एक यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से जो है कितना चार्ज फ्लो हो जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये कोई कंडक्टर है, मतलब कोई वायर है। अब इस वायर से जो है वो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस वायर से चार्ज फ्लो कर रहा है। वो चार्ज मैंने आपको बताया पहले ही कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस तरीके से, यानी ये इस एरिया को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो डायग्राम में मैंने आपको बताया, जैसे ये पेन जो है मान लो मेटल का है, और ये अगर मेटल है तो इसे कंडक्टर बोलेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ से जो भी चार्ज फ्लो होकर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, जो भी चार्जेस यहाँ से इस एरिया को क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। ठीक है, एक डायग्राम से मैंने आपको यहाँ समझा रखा है कि चार्जेस मूविंग थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम शो करते हैं कैपिटल आई से। इसको मैंने आपको बताया भी था। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको भी हमने डिस्कस किया था, याद करो, Q इक्वल टू आई टी, फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। अब इनके SI यूनिट्स की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का।
इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, और इस एम्पियर को हम लोग शो करते हैं कैपिटल ए से। देखो, अब इलेक्ट्रिक करंट की जो खोज की थी, मतलब जिसके बारे में बताया था, उनका नाम है एंद्री मैरी एम्पियर। ठीक है, इनका पूरा नाम है ये। तो ये हो गई बात इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग स्मॉलर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखो, अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार पूछा था। ये आई का मतलब आपको मैंने बताया था कि करंट होता है, क्यू का मतलब चार्ज और टी का मतलब टाइम। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने के लिए आप क्या लिखोगे? द रेशियो 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 1 कूलम चार्ज एंड 1 सेकेंड टाइम। ठीक है, तो बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको आप चाहो तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हो। देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through any cross section of the conductor in 1 सेकेंड। जो मैंने आपको बताया वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर आप नहीं ध्यान रख पाते हो तो आप रेशियो में लिख दो कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 1 कूलम चार्ज एंड 1 सेकेंड टाइम। ठीक है, ये या पर यूनिट टाइम, तो भी जो है आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मैंने आपको बताया था, इसको किसने बताया था? एंद्री मैरी एम्पियर ने। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की कुछ स्मॉलर यूनिट्स और इलेक्ट्रिक करंट की बिगर यूनिट्स। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट की जनरली हम स्मॉलर यूनिट्स के भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर यूनिट्स जैसे मैं लिख देता हूँ, स्मॉलर यूनिट्स हैं इनकी। स्मॉलर यूनिट्स में वही मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 1 मिली एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर को ऐसे लिखते हैं 1 स्मॉल m और कैपिटल A, तो ये वही हो जाए 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो को ऐसे दिखाते हैं म्यू और ए से, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ एम्पियर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही मैंने आपको वोल्टेज के लिए भी बताया था। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला है Q = Ne, ये फॉर्मूला हो जाता है। यानी Q का मतलब चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
और देखो हम इस फॉर्मूले को बदल भी सकते हैं, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। Q बराबर एन ई हमने लिखा है, तो Q बराबर आई टी भी होता है। देखो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिलेट करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, Q इक्वल टू आई टी, करंट इनटू टाइम। उसके बाद देखो ये दोनों Q हैं, इन दोनों को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं, तो एन ई बराबर आई टी हो जाएगा। यानी अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन और टाइम दिया हो तो आप करंट निकाल सकते हो। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी। ये फार्मूला तैयार हो गया। ये सारे फार्मूले हैं, ये दोनों मैंने एक दूसरे को रिलेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो Q बराबर एन ई, Q बराबर आई टी, दोनों ही फार्मूले होते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिखा मैंने। उसके बाद अगर मुझे करंट निकालना है तो मैं इसको यहीं छोड़ के इसको नीचे ले आकर डिवाइड कर दूंगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिया, एमीटर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए। एमीटर, ठीक है, इज यूज टू मेजर, MEASURE, मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर या कंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, समझे। एमीटर बता दिया मैंने, जो कि आपको करंट के बारे में बताता है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसी कंडक्टर के अंदर या किसी वायर के अंदर किस तरह से फ्लो होता है। तो मैंने देखो वैसे तो ये टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया था, हिंट के थ्रू ये भी जो है हो चुका था। मैं लिख देता हूँ कि हाउ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर और ए वायर, किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो मैंने आपको ये दोनों ही चीज़ें बताई थी कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो होता है। एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको दोबारा से यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना। जैसे मैं ये एक वायर बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वायर है, मतलब वायर को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा जूम व्यू में बना दिया यहाँ पे, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और मैंने आपको बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं इधर से उधर। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहीं भी मूव करेंगे, यहाँ पर रेंडमली मूव कर रहे हैं। इनका मोशन जो है वो इस वक्त रेंडमली है। लेकिन जैसे ही हम इसको बैटरी देंगे, यानी यहाँ पर पोटेंशियल सप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही किसी बैटरी के साथ अटैच करता हूँ, सेम कंडक्टर है, सेम चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, प्लस और माइनस। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो यहाँ से प्लस, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, प्लस से माइनस की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ। एक चीज़ आप याद रखो बस, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, प्लस वाले टर्मिनल से नेगेटिव वाले टर्मिनल की तरफ वो मूव करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं। तो जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझे। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। जैसे ही हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ये जो है एक डायरेक्शन ले लेगा, और जो भी
आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, चलो अब एक और टॉपिक इसी में जोड़ लेते हैं। एक डायग्राम है, एक डायग्राम से देखो, मैं एक डायग्राम में मैंने और यहाँ समझा रखा है कि जो ये पिक्चर है जिसमें एक बैटरी के साथ कंडक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी शो किया हुआ है मैंने, और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, दोनों को फ्लो किया, मतलब बताया कि एक में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट आ रहा है वो प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। 10th क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो इसीलिए हम इतनी ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जितना आपको एनसीईआरटी में बताया गया है उतना ही मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। बच्चों, अगर आप इतना भी सही से पढ़ के चले जाते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ डिवाइसेस होती हैं, जब वो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, हम उनको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड conducting path containing source of electric energy। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी भी हो सकती है जिससे उसको पावर मिल रहा है, एंड अ डिवाइस और एलिमेंट या कोई लोड जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी। जैसे मैंने आपको शुरू में बहुत ही आसान भाषा में भी बताया था, यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक छोटा सा सर्किट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे सपोज करो ये है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है। ठीक है, इसे स्विच कहते हैं। यहाँ पर मैंने एमीटर लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ क्या होता है, क्लोज्ड पाथ, यहाँ से करंट जा रहा है, ये प्लस का टर्मिनल, माइनस का टर्मिनल, ये कोई रजिस्टर हो गया, बता दूंगा रजिस्टर्स क्या होते हैं, और इस तरीके से करंट फ्लो करके यहाँ पर वापस आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट में दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज्ड सर्किट होता है। एक तरफ ओपन सर्किट और एक तरफ क्लोज्ड। देखो, सर्किट को CKT डॉट, ये इसका एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, सर्किट। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या फ़र्क होता है, जैसे यहाँ मैं सर्किट्स के हेल्प से आपको बता देता हूँ। ये बैटरी है और ये स्विच है, ये एमीटर लगा दिया मैंने। देखो, इसको बोलते हैं ओपन स्विच। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये वायर अभी जुड़ा नहीं है और यहाँ पर वायर कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये सर्किट कंप्लीट है। ये तो यहाँ जब वायर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा और ये सर्किट ओपन रहेगा। इसको मैं और आसान डायग्राम से भी आपको समझा देता हूँ कई बच्चों को। ये जैसे ये स्विच है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको यहाँ पे वायर को नहीं टच करोगे तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट में इसका उल्टा होगा, ठीक, कि यहाँ पर करंट फ्लो कर जाएगा। ये स्विच है, देखो यहाँ पर ऑन कर दिया स्विच मैंने, एमीटर लगाया और इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया, बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, तो इसे क्लोज सर्किट बोलते हैं और इसे ओपन सर्किट बोला जाता है।
इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को मैं एक साथ कराऊंगा, ठीक है। पहले हम थ्योरी पार्ट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि सर्किट्स वगैरह क्या होते हैं, फिर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अब चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें फिर हम लोग सर्किट डायग्राम, सर्किट देखो यही सर्किट डायग्राम होता है। सर्किट डायग्राम मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखा दिया। अब सिंबल्स है, जो कंपोनेंट है सर्किट के, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो सिंबल्स में सबसे पहले सिंबल मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सिंबल्स में है सेल। सेल में आप देखो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से दिखाते हैं। अगर बैटरी होती है तो बैटरी को कुछ इस तरह से शो किया जाता है। सेकंड नंबर पे है प्लग की का। प्लग की का मतलब होता है ओपन की, ओपन स्विच जिसमें सर्किट कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद क्लोज्ड की जिसमें सर्किट कनेक्टेड है। स्विच ओपन है, स्विच क्लोज है, यही ओपन स्विच क्लोज स्विच इसी को बोलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन आपको दे दिया मैंने, ठीक है। अब फिक्स्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उसे बोलते हैं जो करंट को जाने में बाधा जो है डाल देता है, मतलब करंट को जाने नहीं देता, उसको रोक के रखता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर हीट और लाइट जनरेट होने लगती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बदल सके, कम और ज़्यादा कर सकें। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ बहुत छोटा सा, पंखे का रेगुलेटर, जिसमें आप रेगुलेटर से पंखे की स्पीड ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, करंट को एडजस्ट करते हैं, ज़्यादा और कम करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, जब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट जा नहीं पाएगा, तो मोटर जो है उतनी तेज़ नहीं चलेगी। जैसे ही आप रेजिस्टेंस कम कर दोगे रेगुलेटर से, तो उसमें करंट ज़्यादा पहुँचेगा और वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो घूमेगा पंखा। नेक्स्ट है रेहोस्टेट। रेहोस्टेट क्या होता है, एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। एमीटर बताया मैंने, डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक करंट मापता है सर्किट में। उसके बाद वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या मापता है, वोल्टेज। और गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये ध्यान रखना, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो ये बताता है कि करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस है, ठीक है। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की जो सुई होती है उसके डायरेक्शन में काम करता है, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जो उसके उल्टे डायरेक्शन में काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं वायर क्रॉसिंग यूजिंग जॉइनिंग, ठीक है। मतलब कोई वायर अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहा है तो ये वायर एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अगर वायर कहीं पर ज्वाइंट हो रहा है तो उसको हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टिजंगो स्टडी पॉइंट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें और इस पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।